जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज हमारी चालू रहेगी और हम कट टू द पॉइंट जो हमारे लिए जरूरी है वही पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नाटो। क्रिप्स पढ़ेंगे, जितना जरूरी का है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम नाटो के फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, इसके मेंबर्स के बारे में समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझेंगे एंड जो इसकी कैपिटल सिटी है उसके बारे में समझेंगे। चलिए, और टेक्निकल ग्लिच आता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम पहले इसके इतिहास को भी समझेंगे कि नाटो बना क्यों जरूरत पड़ी नाटो बनने की, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैपिटल सिटी। क्या है नाटो? तो ये एक नाटो एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 32 नेशंस का एक समूह है। कितने? 32 नेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 32 नेशन का एक ये संगठन है, ओके। और ये कैसे एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री अलायंस की तरह काम करता है। कैसे करता है? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस की तरह ये काम करता है। और याद रखना, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कलेक्टिव सिक्योरिटी की और स्टेबिलिटी की बात करता है। वर्ल्ड मैप देखिएगा, एटलांटिक ओशन को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ एटलांटिक ओशन सॉरी एंड साउथ एटलांटिक ओशन। तो जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन है ना, उसके दोनों तरफ जो कंट्रीज हैं उनका एक समूह है। मैं आगे भी मैप दिखाऊंगा आपको, आप समझ जाइएगा। तो ये जो भी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है एंड स्टेबिलिटी की बात करता है कि स्थिरता बनी रहे। नाटो 1949 के अंदर बनकर आया, ओके। एंड नाटो आज तक कंटिन्यूअस चल रहा है। ग्लोबल चैलेंजेस जितने भी हैं, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना हो, वो भी इसी का पार्ट था, ओके। एंड नाटो कंट्रीज जो 2026 के अंदर आज के टाइम पर एक कह सकते हैं हम कि 32 देशों का एक समूह है जो कि ऑनगोइंग एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटेजिक अडॉप्शन, जो कि क्या चीज लेकर चल रही हैं कि आज ये नाटो कंट्रीज हैं अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अपने आप को इंप्रूव करती जा रही हैं। इनका जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनको भी समझेंगे जो 2026 में क्या क्या कहते हैं, 2026 के हिसाब से ये आर्टिकल्स इनके। चलिए, तो पहले नाटो की बात की जाए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये 32 देश हैं, उनका एक मिलिट्री अलायंस है ये, जो कि डेडिकेटेड प्रमोट करता है पीस को। किसको करता है ये? पीस को प्रमोट करता है एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, जो कि उसके मेंबर्स स्टेट के बीच में है। याद रखना, ये तो 32 देश हैं। अभी जो नाटो का ये बताऊंगा मैं, इसके आर्टिकल्स क्या कहते हैं। याद रखना है कि नाटो जो 32 देशों का एक समूह है, वो अपने 32 देशों के बीच में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, इस चीज पर फोकस करता है। चलिए, एंड इट ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब बताऊंगा मैं, कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है इन आर्टिकल 5। याद रखिए, नाटो का जो चार्टर है, इसका नाटो का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 5 है, ये बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की। किसकी बात करता है? कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। कलेक्टिव डिफेंस की कैसे? अब इसका आर्टिकल 5 है, इसका कहना यह है कि जो नाटो के 32 देश हैं, अगर इनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो ये 32 के 32 देश और जो तीसरी पार्टी ने जिसने हमला किया है इसके ऊपर, उस पर जाकर ये 32 के 32 देश चढ़ाई कर देंगे। ये कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर नाटो के किसी मेंबर्स के ऊपर किसी अदर कंट्री ने, थर्ड पार्टी ने नाटो किसी मेंबर के ऊपर हमला किया तो ये 32 के 32 नेशन उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ओके। ये इनका आर्टिकल 5 कहता है। तो इसमें यही चीज लिखी गई है, देखिए, द discussed Article 5 of the NATO Treaty, which state that attack on the members is considered on attack all. ओके, अगर किसी एक पे ऊपर माना, अगर उनका कहना यह है किसी एक के ऊपर हमला हुआ
तो ये सारे 32 देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ओके, तो आपको नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसको याद रखना है। नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी 32 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो ये 32 देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ओके, चलिए, ऐसे ही नाटो का फुल फॉर्म बता ही दिया हूं मैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 4 अप्रैल को बनकर ये अपने एग्जीक्यूशन में आया था, बनकर तैयार हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। और याद रखना, ये जो नाटो जो बना था 4 अप्रैल 1945 को, ये उसको वॉशिंगटन डीसी की ट्रीटी भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही ट्रीटी हुई थी, इसलिए उसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। उसी ट्रीटी के तहत नाटो बनकर आया था। तो नाटो का मेन पर्पस क्या है? इंश्योर कलेक्टिव डिफेंस, वही जो बता दिया मैं अभी आपको, सिक्योरिटी रखना अपने मेंबर्स के बीच में, एंड द मीनिंग अटैक अगेंस्ट, अगर किसी एक के ऊपर अटैक होता है तो इस सारों के ऊपर अटैक माना जाएगा और ये सब मिलकर क्या करेंगे? उसके ऊपर अटैक कर देंगे। सिंपल सी बात है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक कॉन्टेक्स्ट और बता देता हूं कि इसको जरूरत क्यों पड़ी नाटो बनाने की, जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी देखते हैं अपन। देखिए, बात आती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। कहां से आती है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड से, जहां पर एक तरफ थी एक्सिस पावर और एक तरफ थी अपनी अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर के अंदर 3 देश हुआ करते थे, जर्मनी, जापान एंड इटली। और इसी तरफ अगर हम एक्सिस पावर की बात करें, अलाइड पावर की बात करें, तो अलाइड पावर की तरफ हुआ करते थे यूके, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस। ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। या हमको ये भी पता है हमको कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर हार गई थी और अलाइड पावर जीत गई थी, ये हुआ था। लेकिन आपको पता होगा, जब भी 2 संगठनों के बीच में वॉर होता है, 2 पावर्स के बीच में वॉर होता है, तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? हमें इसमें देखने को मिलता है कि, एक सेकंड रुकना, ओके, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फिर उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होने लगते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगते हैं। ये भी हमें देखने को मिला था। आप जैसे देख सकते हैं, जब ये दोनों जीतकर आए, एक्सिस पावर में से अलाइड पावर जब जीतकर आई, तो फिर ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बना। किसका कारण बना? इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बना। और कारण क्या था? फिर यूएसए और यूके, इन दोनों के बीच में होड़ मच गई। तो ये तो पता ही है हमको कि ये यूके है और जो फ्रांस है, ये तो गरीब देश हो चुके थे नवाब, एक टाइम पर राजा किंग, इन्होंने वर्ल्ड पर राज किया था, थे नवाब, ठीक है। तो अब क्या है, यूरोप जो पूरा था वो क्या हो चुका था? तो ये नंगा हो चुका था, कुछ नहीं था, कंगाल हो चुका था, वो कर्ज में डूब चुका था। किसके कर्ज में डूब चुका था? वो डूब चुका था यूएसए के कर्ज में डूब चुका था। लेकिन उस समय हमें देखने को मिला कि यूएसएसआर था, आज का जो रशिया है, वो फिर भी स्टेबल था। तो अब इन दोनों के बीच में होड़ मच गई। किनके बीच में होड़ मची? यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका और इस समय का रशिया। यूएसए ने कहा ये वॉर मेरी वजह से जीते हैं, और यूएसएसआर कह रहा था ये वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो मेरी वजह से आप जीते हैं। तो फिर इन्होंने कहा चलो आप दोनों भिड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों लड़ाई कर लेते हैं, इसमें जो जीता वो सिकंदर, ठीक है। अब हम खेलेंगे मुकद्दर का सिकंदर। तो इन्होंने, अब इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, हालांकि वो वॉर ऑफिशियली नहीं था, ठीक है, इसीलिए उस वॉर को नाम दिया गया कोल्ड वॉर। क्या वॉर इनको नाम दिया गया? कोल्ड वॉर। मतलब ये वो लड़ाई थी जो इन्होंने कभी आमने सामने से नहीं लड़ी, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ी। जैसा हमने इंडिया और पाकिस्तान के केस में देखा, 1971 का वॉर हुआ था, जहां हमारी तरफ यूएसएसआर आया था और पाकिस्तान की तरफ कौन आया था? अमेरिका चला आया था। तो ये एक नेचुरल अलाई की तरह निकल कर आए थे। ऐसी कोरियन वॉर हम देख सकते हैं, वियतनाम वॉर दे सकते हैं, अफगानिस्तान वॉर दे सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों में हमें ईरान वॉर देख सकते हैं। तो इन सब में क्या हुआ था? ये सामने से कभी नहीं लड़े। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देख सकते हैं। तो ये सबका कारण क्या बनकर आया? कोल्ड वॉर निकल कर आया। कभी सामने से नहीं लड़े ये लोग, बस ऐसे ही दूसरे कंधों पर बंदूक रखकर चलाते रहे ये लोग। अब दौर आता है
कि जब इन दोनों के बीच में राइवलरी हुई तो दोनों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाना स्टार्ट करी। दोनों ने क्या बनाना स्टार्ट किया? अपनी पार्टियां बनाना स्टार्ट करी। एक सेकंड रुकना बेटा। अच्छा, क्या वो थोड़ा सा एक इंपोर्टेंट कॉल आ गया छोटे भाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना है आपको यूएसए एंड यूएसएसआर। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो यूएसए था, इन्होंने अपना एक मिलिट्री अलाय बनाया। मिलिट्री क्या बनाया अपन ने? इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम रखा इन्होंने नाटो। नाटो बना क्यों था? क्योंकि यूएसएसआर को टैकल कर सके, कटेल कर सके, ये इसलिए बना था। ये समझ आया नाटो क्यों बना? नाटो को बनाने के पीछे ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने हिस्से में जोड़ लें, अपने संगठन में ऐड कर लें, जिससे सामने वाले को ये लगे कि भैया ये कहां पर है, ये हमारे साइड है और ये कमजोर है। तो 1949 में इन्होंने नाटो बनाया। इसी को देखते हुए यूएसएसआर ने भी अपना मिलिट्री संगठन बनाया, जिसका नाम रखा इन्होंने वॉर्सो। क्या रखा? वॉर्सो रखा। वॉर्सो पैक्ट बनाया इन्होंने कब? 1955 के अंदर इन्होंने वॉर्सो बनाया और इन्होंने नाटो बनाया। दोनों के अपने अपने मिलिट्री संगठन बने, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनी। इस एक का बना नाटो, एक का बना वॉर्सो। अब आपको समझ आया? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं नाटो, क्योंकि नाटो आज भी चला आ रहा है। यूएसएसआर जो है, वो यूएसएसआर का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो खत्म हो चुका है। वो कब खत्म हुआ था? 1991 के अंदर खत्म हुआ था, जब यूएसएसआर 15 देशों के अंदर टूट गया, जिसमें रशिया एक था। 15 देशों के अंदर यूएसएसआर 1991 में टूट चुका था, जिसके चलते इनका वॉर्सो था वहां पर ही खत्म हो गया। जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जब देश ही नहीं बचा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी आकर? और ये जो जीत गए थे इस कोल्ड वॉर के अंदर, विजेता कौन निकला? यूएसए निकला। इसीलिए कहा जाता है ये पहले जो वर्ल्ड था ये कैसा था? ये बायपोलर था। कैसा था? ये बायपोलर था। ये मतलब यहां शक्तियां दो केंद्र में थी, बायपोलर, ठीक है। और फिर 1991 के बाद ये कैसा हो गया? ये यूनिपोलर हो गया। कैसा हो गया? ये यूनिपोलर, जहां पर शक्ति सिर्फ एक केंद्र के हाथ में आ गई और वो था यूएसए। तो आज का जो वर्ल्ड है हमारा, वो कैसा है? यूनिपोलर है, जहां पर शक्ति एक देश के हाथ में है, वो है यूएसए। अब समझ आया आपको? तो यही है नाटो का फॉर्मेशन। इस तरीके से नाटो बनकर आया। चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा कि नाटो कैसे बनकर आया। अब समझते हैं नाटो कंट्रीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स कैसे? जैसे कि एक इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्री जितनी भी हैं, हमारी जो कंट्री है, मेंबर्स कंट्री, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो, बाहरी खतरा ना हो, ओके। और वो हमको क्या प्रोवाइड कर सके? सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। मतलब 32 देशों की सेफ्टी इंश्योर करता है ये, इनका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई बाहरी खतरा ना हो हमको, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं। नाटो कंट्रीज फोकस करती हैं कहीं भी क्राइसिस मैनेजमेंट होता है उसको डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली, मतलब स्ट्रेटेजिकली उसको सॉल्व करने की बात करते हैं। कहीं भी क्राइसिस आता है तो उसको कैसे? पहले तो डिप्लोमेटिक की बात करते हैं, फिर ये अपनी मिलिट्री का यूज करते हैं। जैसा कि अपन ने इराक के केस में देखा था, अफगानिस्तान के केस में देखा था, जहां पर हमें क्या देखने को मिला कि ये सीधा अपनी सेना इन्होंने वहां पर उतार दी ग्राउंड के ऊपर। वियतनाम के अंदर देखा था, ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है? इंश्योर करते हैं ये अपनी मिलिट्री रेडीनेस को कहां पर? मॉडर्नाइज करने के चक्कर में, कि भैया स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करेंगे, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मॉडर्नाइज करने की इन्होंने बात की थी। चलिए, की थी क्या? की है, चल ही रही है इनकी, और सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज फौज है इनकी, है ना। अब इनका बाकी बचा हुआ चौथा मेंबर क्या कहता है? चौथा जो इनका ऑब्जेक्टिव है क्या कहता है? कि मेंबर्स स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विद नॉन पार्टनर कंट्रीज फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। कहते हैं कि ये जो मेंबर्स कंट्रीज हैं और जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज हैं, दोनों के साथ क्या करेंगे? हम पार्टनरशिप करेंगे, है ना। जो 32 देश हैं ये लोग,
और जो बाकी के बची हुई कंट्रीज हैं उनके साथ क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट कंट्रीज जितनी भी हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, उनके साथ हम टाई करेंगे। और टाई करके हम क्या कहेंगे इनसे, हम कहेंगे भैया आइए और हमारे साथ वर्ल्ड की प्रोग्रेस में हाथ बटाइए। कहीं भी अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसके साथ हमारे साथ चलिए, उसके साथ ना चल के हमारे साथ चलिए। और इस चीज का भी याद रखिए कि हमारे साथ अगर आप रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। ये बात उन्होंने करना स्टार्ट कर दी थी। चलिए, मैंने ऐसा बताया था आपको, देखिए ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिख रहा है आपको, तो ये है नॉर्थ अमेरिका। क्या है ये, नॉर्थ अमेरिका। और ये है यूरोप। क्या है ये, यूरोप है ये। तो इसके बीच में, अच्छा यहां से अगर आप इसको काट देना, यहां से ये लाइन जा रही है, यहां से आ जाता है ये साउथ अटलांटिक ओशन। आपको याद रखना है कि जो ये कंट्रीज का जो संगठन है वो कैसा है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास वाले देशों का है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो इनके बीच में ये जो कंट्रीज है, कौन सी, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इनके बीच का संगठन है, क्या है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अब समझ आया। चलिए फाउंडिंग कंट्रीज की बात करते हैं। नाटो की कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज थी, तो ये नाटो है, याद रखना ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर 4 अप्रैल 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ओके, इसके अंदर जो नेशंस हैं वो किस चीज की बात करते हैं, ये प्रमोट करती हैं कलेक्टिव डिफेंस को एंड सिक्योरिटी को एंड रिस्पॉन्स कर। अच्छा, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बना था। किसने बनाया था, इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसकी, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 12 नेशंस ने मिलकर नाटो बनाया था, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए, ये मैं कंट्रीज के नाम दे दिया हूं, 32 के 32 नेशंस हैं, एक बार इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो कौन कौन सी है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ओके, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूके, यूएस, ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, यहां तक अपनी फाउंडिंग मेंबर्स कंट्री थी। मैं लास्ट में ये भी लिख दिया हूं कि कब ऐड हुई थी, जैसे 1995 में जर्मनी ऐड की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जो चेक रिपब्लिक 1999 के अंदर ऐड हो गई थी। चेक रिपब्लिक पहले चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाती थी, जिसमें से चेकोस्लोवाकिया अलग हो गया, चेक रिपब्लिक अलग हो गया। तो 1991 में ये 1999 में यहां पर ऐड हो गई। ऐसी 99 के अंदर हंगरी भी आ गई, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो ये इसके अंदर कब कब ऐड हुए हैं, ये सारे इनके सन हैं। ऐसे स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, ओके, क्रोएशिया, ओके, मोंटेगारो एंड नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। स्वीडन अपना लास्ट सबसे रिसेंटली ऐड हुआ कंट्री 2024 में ऐड हुआ था। इजी है, इतना भी कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, तो यूपीएससी पर्पस से देख लेते हैं कि नाटो के कुछ फैक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। हालांकि ये जितनी भी सारी चीजें हैं मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कि जो नाटो कंट्रीज हैं ये एक डाइवर्स रीजन को डिफाइन करती हैं अपने आप को, यहाँ की डेमोग्राफी काफी ज्यादा डाइवर्स है। ये एक स्ट्रेंथन की बात करती हैं, अपने अलायंस के अंदर कॉपरेशन की बात करती हैं। ओके, जो नाटो है वो कमिटमेंट देती हैं, म्यूचुअल डिफेंस का देती हैं, सिक्योरिटी का देती हैं। कहती हैं जितने भी नाटो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डिफेंस रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, किसी पे हमला ना हो, कुछ ना हो, वही सारी बातें हैं। चलिए, तो प्रमोट करती हैं पीस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, उसकी बात करती हैं। थोड़ा सा यूपीएससी पर्पस से देखते हैं। नाटो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं भैया, 960 मिलियन, बात समझते हो, 960 मिलियन पॉपुलेशन रखती हैं नाटो कंट्रीज। मतलब जो 32 नेशंस हैं, जो 32 नेशंस हैं वो 960 मिलियन पॉपुलेशन रखते हैं। तो मतलब नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम नाटो के कंट्री की तरह देखेंगे तो याद रखना है आपको, कितना रखती है, 32 नेशन 960 मिलियन रखती हैं अपने पास पॉपुलेशन। ओके, इसी वजह से ये क्या बनाती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। ओके, तो जो नाटो है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन 960 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन रखती है अपने पास, इसी वजह से ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ओके,
पहला हो गया। दूसरा ये है इसका कि जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी है वो इसका पार्ट है, इसी वजह से इसकी जो जीडीपी है, तो नाटो की, अगर हम नाटो एक कंट्री की तरह देखें, ओके, अगर नाटो को अगर हम एक कंट्री का रूप दे दें तो नाटो की जो जीडीपी बनती है वो 32 ट्रिलियन डॉलर बनती है। कितनी? 32 ट्रिलियन डॉलर बनती है। ओके, ऐसे ही अगर हम देखें तो जो नाटो है ये क्या करती हैं? अलायंसेस को प्रमोट करती हैं। क्या करती हैं? अलायंसेस को प्रमोट करती हैं। क्या अलायंस को प्रमोट करती है? मिलिट्री फोर्स ओवर 3 मिलियन ट्रूप्स। आपको याद रखना है मिलिट्री फोर्सेज जितनी भी हैं उसके 3 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं। क्या है? उनके पास एक्टिव ट्रूप्स हैं। आपको याद रखना है नाटो फोर्सेस के पास एक्टिव 3 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं, मिलिट्री ट्रूप्स हैं। आपको ये भी याद रखना है आपको। ओके, ओके, ये भी याद रखना है। इसीलिए इनकी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है इनकी। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट इज नाटो लार्जेस्ट इन्फ्लुएंसर मेंबर। ये सबको ये बच्चे को पता है ये कि नाटो का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग मेंबर कौन है? वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि नाटो ने ये कहा है जो भी कंट्री इसके अंदर ऐड होगी वो अपनी जीडीपी का, किसका? वो अपनी जीडीपी का 2% मिलिट्री पर खर्च करेगी। किस पर खर्च करेगी? वो अपनी मिलिट्री पर खर्च करेगी, अपनी कंट्री की मिलिट्री पर खर्च करेगी। लेकिन यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि कोई भी कंट्री इतना नहीं कर पा रही है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो 75% है नाटो की फोर्सेस के ऊपर, वो कौन खर्च करता है? वहां की यूएसए करती है। नाटो फोर्सेस में सबसे बड़ा अलाइ नेशन कौन है? यूएसए है। तो यूएसए ही वहां की 75% मिलिट्री पे खर्च करने वाला इकलौता देश है। इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। आपको यह भी याद रखना, बजट जितना भी है वहां का सबसे बड़ा बजट नाटो फोर्सेस के अंदर यूएसए का रहता है। ओके, तो यहाँ की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सॉलिडिफिकेशंस एंड लीडरशिप के अंदर यूएसए का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। तो आपको यह भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं नाटो की जो कहां पर? रशिया। 2 मिनट होल्ड करना बेटा, ज्यादा ही। चलिए देखते हैं नाटो की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो किससे? रशिया से बॉर्डर शेयर करती है। तो आपको नाम याद रखना है। देखिए, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ये कुछ 6 कंट्रीज हैं जो किससे? अपने नाटो के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। कितना कितना बॉर्डर शेयर करती है याद रखना है आपको। जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है वो कितना होता है? 3700 किलोमीटर का होता है। और सबसे बड़ा बॉर्डर जो शेयर होता है वो नॉर्वे का होता है। नॉर्वे का बॉर्डर रशिया के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है जो रशिया के साथ शेयर होता है। टोटल अगर हम बात करूं तो 1900 किलोमीटर, कितना? 1900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कौन? नाटो के साथ रशिया, रशिया के साथ अपना नॉर्वे। और अगर हम बात करें हम शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे बॉर्डर की, तो अजरबैजान जो है वो सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है। वो कितना करता है याद रखना है आपको? 30 किलोमीटर का करता है। कितने करता है? 30 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। चलिए इसी तरफ आते हैं, हम ये भी देखते हैं कि नाटो कंट्रीज जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो याद रखना है आपको पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया। इनको पढ़ना यूं जरूरी है क्योंकि यूक्रेन के साथ उनका झगड़ा चल रहा है अभी रशिया का, और नाटो के चलते ही चल रहा है। भाई नाटो के ऊपर रशिया ने क्यों इन्वेजन किया? इसका रीजन है कि जो यूक्रेन है वो चाहता था कि मुझे नाटो के अंदर शामिल होना है। रशिया ने मना किया लेकिन ये फिर भी नहीं माना, तो इसके ऊपर इन्वेड कर दिया। सिंपल सी बात है। तो ये जो यूक्रेन है इसके साथ बॉर्डर कौन शेयर करता है? आप देख सकते हैं पोलैंड, रोमानिया और अपना स्लोवाकिया, ये 3 नेशंस के साथ क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। जरूरी इसीलिए यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है। ये इसका रीजन है। चलिए 1995 के टाइम पे देखते हैं, इन्होंने वॉर्सो पैक्ट बनाया था नाटो के अगेंस्ट में, कि ये नाटो बना 49 के अंदर। लेकिन यहीं पर 1995 में क्या हुआ? जो यूएसएसआर था
कौन था? यूएसएसआर था, सोवियत जो संघ था, उसने क्या बना लिया था? वॉर्सो पैक्ट बना लिया था। ठीक है, फिर 1991 के बाद जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, यूएसएसआर खत्म हुआ, वैसे ही वॉर्सो पैक्ट भी क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। उसमें से कुछ कंट्रीज, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया ने क्या ज्वाइन कर लिया? नाटो ज्वाइन कर लिया। लातविया, लिथुआनिया ने अपना नाटो ज्वाइन कर लिया था। आज मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि 2020 के टाइम पर मैसेडोनिया ने इसके अंदर ऐड हुआ था नाटो के अंदर, फिनलैंड 2023 के अंदर, स्वीडन 2024-25 के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं नाटो के 32 मेंबर बन चुके हैं। इजी था, इसमें कोई इतनी बात है नहीं। तो ये बता दिया हूं मैं, फिनलैंड कब ज्वाइन किया और स्वीडन कब ज्वाइन किया। रिसेंटली ज्वाइन किया, ये 31वां मेंबर था, ये 32वां मेंबर था। चलिए, अच्छा, इसके अंदर ऐड होने के, मेंबर बनने के कुछ रीजंस होते हैं, जो कि इनका आर्टिकल 10 कहता है। नाटो का आर्टिकल 10 इसके मेंबरशिप की बात करता है। कैसी मेंबरशिप? कि भैया कोई भी कंट्री हो तो वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वही इसका पार्ट बन सकती है। ओके, नेक्स्ट, वो अच्छी खासी इकोनॉमी हो। कैसी हो? इकोनॉमी हो, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, तो वो इसका पार्ट बन सकती है। तीसरा, जिसके यहां पर सिविल गवर्नमेंट चलती हो। सिविल गवर्नमेंट का मतलब डेमोक्रेसी आ गई, कहने का मतलब जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार चलती हो जहां पर। ओके, नेक्स्ट है कि जिस कंट्री के अदर कंट्री के साथ गुड रिलेशन हो। कैसे हो? अच्छे रिलेशन हो। अच्छे रिलेशन के लिए क्या करते हैं? अगर किसी कंट्री के साथ इसके अच्छे रिलेशन है, दूसरी कंट्री के साथ, इंडिया से कंट्री है, तो उसको ये ऐड कर लेते हैं। पांचवा इसका है कि भैया इनके पास क्या हो? अच्छी खासी डिफेंस सिस्टम उनका। इट शुड वर्क टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड इट्स फोर्स विद द नाटो डिफेंस सिस्टम। तो ये कहते हैं कि इनकी जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये नाटो डिफेंस फोर्सेस के हिसाब से भी चलना चाहिए। तीसरा, बहुत अच्छी डिफेंस होनी चाहिए इनकी। कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी डिफेंस होनी चाहिए इनकी, ये बात करता है। तो नाटो की पार्टनरशिप के लिए, अच्छा, नाटो ऐसा भी नहीं है कि इनकी जो 32 नेशंस हैं उनके साथ ही काम करता है, नहीं। वो चाहते हैं कि जो इनके 40 नॉन मेंबर भी हैं। कैसे हैं? इनके नॉन मेंबर भी है 40, मतलब 32 तो है ही, 32 तो मेंबर कंट्री हो गई, लेकिन 40 नॉन मेंबर कंट्री हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन रखते हैं, उनके साथ भी डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, पैक्ट करते हैं। ओके, तो उनके साथ भी इनके पार्टनरशिप चलते रहते हैं। तो ऐसी 40 कंट्री हैं। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया नाटो का पार्ट है? तो भाई आंसर है नहीं, इंडिया नाटो का पार्ट नहीं है। हालांकि हमारे उसके साथ पार्टनरशिप में है, उसके साथ, मतलब पार्टनरशिप कैसा, उसके क्लोज पार्टनर है, हम उसके बात करते हैं, डायलॉग पार्टनर है, कहने का मतलब उसके कि कैसे हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उनके साथ मिशंस में। कुछ मिशंस में से इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स है हमारी, जो अफगानिस्तान के अंदर काम किया था। ठीक है, ऐसे उनके साथ काम करते रहते हैं हम उनके एक तरीके से देखा जाए तो डायलॉग पार्टनर हैं। कैसे? हम उनके डायलॉग पार्टनर की तरह हैं। 2021 में नाटो फोर्सेस के साथ हमने एक फ्रेमवर्क साइन किया था, फ्रेमवर्क फॉर एनहांसिंग कोऑपरेशन करके एक फ्रेमवर्क साइन किया था हमने इनके साथ। ओके, और फ्रेमवर्क साइन करके हमने नाटो के साथ थोड़े से अच्छे रिलेशंस अच्छे कर लिए थे। सिंपल सी बात है। तो नाटो के साथ रिलेशन जो हमारे अनसर्टेन बने हुए हैं। बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। तो आज इंडिया और नाटो दोनों मिलकर किस चीज पर बात करना पसंद करते हैं? दोनों बात करते हैं कि भैया वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल सिक्योरिटी बनी रहे, जो भी जितने भी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी को लेकर वो खत्म किए जा सकें, और सबसे बड़ी बात जो कि टेररिज्म जो है, जो आतंकवाद जो है, उसको भी खत्म करने की बात कौन करता है? नाटो और इंडिया दोनों ही करते हैं, है नहीं। अफगानिस्तान के अंदर नाटो ने जब चढ़ाई की थी तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ही यही था। समझ आ रहा है उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ही यही था कि हमें जो टेररिज्म है उसको खत्म करना है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो इंडिया नाटो का पार्ट है? जी नहीं, इंडिया नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन हम उनके साथ एक डायलॉग पार्टनर है। कहने का मतलब बुला लेते हैं हमें वार्तालाप करने के लिए, कोई सी चीज पर अगर कुछ बात करनी है, कहीं मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत है, चैलेंजेस हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको बुला लिया जाता है। बाकी और कोई ऐसे पार्टनर नहीं है उसके। हालांकि हमने कुछ फ्रेमवर्क साइन कर रखे हैं इनके साथ, वो भी कैसे हैं कि कॉपरेशन वाले, हम इनके साथ थोड़ा कॉपरेट करते हैं बस। ठीक है, तो कॉपरेशन वाले फ्रेमवर्क है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप यहां तक आए, आपने मेरा लेक्चर देखा।
अगर आप यहां तक आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। ओके, अगर आगे कल हम एक नया सेशन और लेकर आएंगे। ओके, और कल एक नए सेशन के साथ एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट जाते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।